हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है बच्चों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें शुरू करना था। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसकी पोजीशन की वजह से, तो उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए इस एक्टिविटी में इसने क्या किया, एक रबर बैंड लो, उसको एक तरफ से पकड़ो और दूसरी तरफ से इसको खींचो, लंबा खींचो और फिर उसको छोड़ दो। जब आप रबर बैंड को छोड़ोगे तो वो अपनी पुरानी पोजीशन में क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा, अपनी पुरानी पोजीशन में वापिस आ जाएगा। तो इस रबर बैंड को जब मैंने स्ट्रेच किया तब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। वो इसके अंदर क्यों स्टोर हुई थी, क्योंकि मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को, मैंने इसकी शेप को चेंज कर दिया था। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ऑब्जेक्ट के अंदर उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जैसे ही मैंने इस रबर को यहां से रिलीज कर दिया, ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो खत्म हो गई, यूज हो गई। अगली एक्टिविटी में एक स्प्रिंग लेना है आपको। स्प्रिंग को एक तरफ से आपको जो है फिक्स रखना है और दूसरी तरफ से आपको क्या करना है, इसको जो है आगे की तरफ लेके जाना है, इसको बढ़ाना है स्प्रिंग को। आपको पता है स्प्रिंग फ्लेक्सिबल होता है, छोटा या बड़ा हो जाता है, तो इसको आपको इसको बड़ा करना है। राइट साइड से आप इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या कीजिए, यहां से स्प्रिंग को छोड़ दीजिए, तो हम देखेंगे कि स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो है वो आ जाएगा। तो जब इस स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया, ठीक है, जब मैंने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तब इसके अंदर जो एनर्जी डेवलप हुई उसका नाम क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वो एनर्जी डेवलप करने के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी शेप चेंज हुई थी। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आगे आता है टॉय कार लीजिए। टॉय कार के अंदर चाबी भरिए, ठीक है, चाबी भरने वाली टॉय कार्स पहले आती थी, आजकल तो बच्चे कम खेलते हैं उनसे। तो उसमें चाबी भरिए टॉय कार में। चाबी भर के आप उसको छोड़ दीजिए टॉय कार को। वो टॉय कार क्या करेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। जब तक उसके अंदर एनर्जी है तब तक वो आगे बढ़ती रहेगी और थोड़ी देर बाद उसकी एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तो वो रुक जाएगी। तो चाबी भर के आपने उसके स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ठीक है, चाबी भर के आपने उसके स्प्रिंग की शेप को, उसके स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी डेवलप हो गई, कौन सी एनर्जी आ गई, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। आगे आता है एक ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा के आप कुछ हाइट पर ले जाइए, हाइट पे रख दीजिए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को आप रेज कर दीजिए, ऊपर हाइट पे रख दीजिए, ठीक है। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करेंगे, हाइट से रिलीज करेंगे, तो ये नीचे गिरेगा और नीचे जो है वो जो भी चीज होगी उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा ये। इसका मतलब जब हमने इस ऑब्जेक्ट को हाइट तक रेज किया तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी और उस एनर्जी का नाम भी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। तो इन 4 एग्जांपल्स में ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां एक और चीज ध्यान रखने की है, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को जमीन से लेके h हाइट तक उठाया तो हमने इसके ऊपर वर्क डन किया। पार्ट 1 की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, हमने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई, इसका मतलब हमने इसके ऊपर वर्क किया। तो जो वर्क मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया वो वर्क इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बन गया और उसके अंदर स्टोर हो गया। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दूंगा हाइट से, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इन जितनी भी सिचुएशंस हमें ऊपर बताई गई हैं, इन सारी सिचुएशंस में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर होने वाले वर्क डन की वजह से हुई है। जैसे यहां पे हमने रबर बैंड को खींचा था, एक में हमने स्प्रिंग को खींचा था, तो हमने वर्क डन किया था रबर बैंड के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, टॉय कार के ऊपर। तो जो आपने वर्क डन किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो आपने अपनी एनर्जी खर्च की उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे।
तो एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो दो तरह की एनर्जी बन सकती है, तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर उसकी वेलोसिटी और चेंज में कोई स्पीड नहीं चेंज नहीं होता है तो वो कौन सी एनर्जी बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी उसकी। ठीक है, जब आपने एक रबर बैंड को खींचा तो आपने वर्क डन किया, वो वर्क डन रबर बैंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। ठीक है, जब आपने टॉय कार की चाबी भरी, की को वाइंड किया, तो आपने वर्क डन किया, वो वर्क डन उस टॉय कार की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। और जैसे ही आपने उसको छोड़ा कार को, वो आगे की तरफ बढ़ने लगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी गाड़ी की चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, जब आपने स्प्रिंग को खींचा तो आपने स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन किया और वो वर्क डन उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। तो हर केस में हम क्या देख रहे हैं, हर केस में हम देख रहे हैं कि आप जितना वर्क डन कर रहे हैं उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही है। यहां पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन दे रखी है, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, वैसे तो इसने पूरी एक्टिविटी बता रखी है ये वाली। आपको क्या करना है, एक बो एंड एरो लेना है, उसको स्ट्रेच कर देना, यहां से देखिए, यहां से खींच देना है इसको। जैसे पुराने ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थी तो बो एंड एरो का इस्तेमाल किया जाता था, तो यहाँ से जब हम इसको खींचते हैं तो इसके अंदर ये जो इसका स्ट्रेचेबल धागा है, स्ट्रेचेबल थ्रेड है, ये पीछे की तरफ खींच जाता है, पीछे की तरफ स्ट्रेच हो जाता है, और कौन सी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं तो वो अपनी एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, इस एरो के अंदर। ये एरो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और जब इसके अंदर वेलोसिटी आ जाती है एरो के अंदर, तो कौन सी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो इस केस में हमने क्या किया, ये जो पीछे वाला स्ट्रेचेबल धागा था, इसको खींच के इसके ऊपर वर्क डन करके हमने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी थी। और उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये जो छोड़ने पे, धागे को छोड़ने पे, वही पोटेंशियल एनर्जी एरो की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे हमें दिखाई दी। अब आगे आता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। ठीक है, एट अ हाइट। अब पोटेंशियल एनर्जी के दो एग्जांपल्स दिए हैं इसने हमें। एक तो पोटेंशियल एनर्जी वो वाली जो ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है, जैसे कि रबड़ की शेप चेंज हुई, स्प्रिंग की शेप चेंज हुई, उसके अंदर एनर्जी क्रिएट हो गई। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होती है जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट तक रेज किया जाता है, उसकी पोजीशन चेंज की जाती है, तो भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट तक लेके जाया जाता है तो उसके ऊपर वर्क डन किया गया, मैंने आपको पहले भी समझाया था, और वही वर्क डन जो होगा वो उसकी क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, लेकिन ये इसको एक और नाम दिया गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट की वजह से, रेज्ड होने की वजह से आती है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क डन के बराबर होती है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया था, उसको जमीन से लेके उस h हाइट तक रेज करने के लिए। समझ में आई बात आपको? जब मैं इस ऑब्जेक्ट को जमीन से उठा के h हाइट, h कितना भी हो सकता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, तो इस ऑब्जेक्ट को जमीन से उठा के जब मैं h हाइट तक रेज कर रहा हूं तो मैं इसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन कर रहा हूं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है। तो जो वर्क डन मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया वो क्या बन जाएगी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू का पता लगाने के लिए। आपको क्या लेना है, एक ऑब्जेक्ट लेना जिसका मास क्या है, m। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको हमने ऊपर की तरफ उठाया, वर्क डन किया उसके ऊपर, ठीक है, और उसको h हाइट तक रेज कर दिया। तो ये कौन सी हाइट है, h हाइट। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें एक बात पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बराबर होती है उस वर्क डन के जो हमने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए किया है। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, कितना होता है, F इंटू एस। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। अब इस केस में F कितना है, M इंटू जी। M इंटू जी क्यों आया, M इंटू जी आया, फोर्स की फॉर्मूला होता है F फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपने पढ़ा है पहले,
फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके होंगे आप, और सेकंड टर्म में भी कई बार आ चुका है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, अब जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होता है तो हम कौन सी एक्सेलरेशन का यूज करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जिसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। आगे आता है डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? h हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आता है mgh, वेयर m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम 9.8 या फिर 10 लेते हैं, और h इज द हाइट टू विच द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें यहां पे भी दे रखा है। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? mgh होगा। अब आगे इसने बड़ा ही प्रॉपर जो एक बताया है हमें कि देखिए ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऐसे ऊपर की तरफ उठा दिया, और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी जो कि सेम वेट का था, सेम हाइट पे था शुरू में, उसको हमने उठाने के लिए क्या किया? टेढ़ा रास्ता यूज किया। पहले ऐसे लेके गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब इन ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल हाइट सेम है, फाइनल हाइट सेम है, और h की जो वैल्यू है दोनों के लिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों के लिए, वो क्या है? सेम है। तो इनका क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? इनकी इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है यहां पे, ये हमें इस एग्जांपल से समझाना चाहता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर हम पाथ फॉलोड को चेंज कर दें, सपोज इस पाथ की बजाय ये पाथ ले लें, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड फॉर रेजिंग द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठाने के लिए जो हमने रास्ता चूज किया है उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। आप उसको कितना भी घुमा के ले जाओ, कितना भी इधर उधर करके ले जाओ, सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर करेगी? इनिशियली वो जहां पे था और फाइनली वो जहां पे है। इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालेंगे हम, और वही वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? h, और उसी की हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, आगे आता है एग्जांपल 11.5। मास दे रखा है 10 किलोग्राम, हाइट दे रखी है 6 मीटर्स, ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीधा सा फॉर्मूला लगाना है mgh, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, द आंसर विल बी 588 जूल्स। एग्जांपल 11.6 में देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 किलोग्राम है, उसको कुछ हाइट तक रेज किया गया हमने, और उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई ऑब्जेक्ट के अंदर वो 480 जूल्स स्टोर हुई थी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 है तो बताओ उस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट तक रेज किया गया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक लेके जाते हैं तो जो भी वर्क डन हम करते हैं वो क्या बन जाती है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? mgh, ये वैल्यू है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 480 जूल्स, मास दे रखा है 12, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, h की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा ये फॉर्मूला बन गया आपको, बाकी सारी चीजें दे रखी है, बस आपको h की वैल्यू निकालनी है। तो इन 120 को इधर लाके आपको डिवाइड कर देना है, द आंसर विल बी 4 मीटर्स। ऑब्जेक्ट को 4 मीटर तक हमने जो है उठाया था। आगे आता है एनर्जी कई टाइप्स की होती है, हमें इस बात का पता है। तो क्या एक एनर्जी को, एक टाइप की एनर्जी को दूसरी में चेंज किया जा सकता है? द आंसर इज यस, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं। जैसे कि जब मैंने इस धनुष के बॉ के इस धागे को खींचा तो मैंने क्या किया? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट की मैंने इसके अंदर, और जैसे ही मैंने इस धागे को रिलीज किया वो पोटेंशियल एनर्जी एरो की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। इसका मतलब एक एनर्जी को, एक टाइप की एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। इट मीन्स टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। हमारे घर में भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे अगर आप एक एलईडी लाइट की बात करो, एलईडी लाइट की बात करो आप, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज किया जाता है। आपके घर में जो हीटर वगैरह होते हैं, रूम हीटर वगैरह होते हैं, आपके बाथरूम में जो गीजर्स लगे होते हैं पानी गर्म करने के लिए, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जीज आर चेंज इनटू हीट एनर्जी।
आपके घर में डोरबेल लगी होगी, जैसे ही कोई घर के दरवाजे पे आता है डोरबेल प्रेस करता है, डोरबेल बजने लगती है, इन दैट केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू साउंड एनर्जी। तो एक एनर्जी को दूसरी में चेंज किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सच है। आगे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए एक एनर्जी फॉर्म को दूसरी में चेंज किया जा सकता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ पढ़ा चुका हूं। अब आता है टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, वो क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है। क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है। यानी शुरू में, ठीक है, शुरू में जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर 10 जूल खर्च की है, तो साउंड एनर्जी भी कितनी क्रिएट होगी, 10 जूल ही क्रिएट होगी। यानी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो किया जा सकता है, कन्वर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, प्रोसेस से पहले भी और प्रोसेस के बाद भी। जैसे कि अगर मैंने धनुष को खींच के उसके अंदर 5 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट की थी, तो जब मैं उसको छोड़ूंगा तो एरो के अंदर 5 जूल्स काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे फॉलो होता है। इट मींस एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट energy can neither be created nor be destroyed. The total value of energy, the total mechanical energy remains unchanged, remains same. ठीक है, जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल लिया इसने, ठीक है, इसने यहां पे एक एग्जांपल लिया है। इसने यहां पे क्या एग्जांपल लिया है, इस पैराग्राफ में एक ऑब्जेक्ट था जो h हाइट तक, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, सपोज ये नीचे ग्राउंड लेवल है, उस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक रेज किया गया था। उस ऑब्जेक्ट की हाइट, सपोज जो ऊपर से नीचे तक की जो हाइट थी उस ऑब्जेक्ट की, वो कितनी थी, h थी। तो इस वक्त इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि मूव नहीं कर रहा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी 0 है। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है, सपोज ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है, इस पॉइंट पे आ जाता है, इस पॉइंट की बात करते हैं हम। अब इस पॉइंट पे आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि h की वैल्यू घट गई ना, h की पहले h ज्यादा था, अब h कम हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई इसकी। लेकिन इस वक्त इस पॉइंट पे क्योंकि ये गिर रहा है, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है पार्शियली। यानी कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है जब ये बीच के किसी पॉइंट पे होता है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रेज किया जाता है, ठीक है, हाइट पे उसको पकड़ा गया है, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। जैसे हम उसको नीचे की तरफ उसको छोड़ देते हैं, वो नीचे की तरफ आना शुरू करता है, तो जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है। और जब वो जस्ट जमीन पे टच करने वाला होता है, जस्ट जमीन पे टच करने वाला होता है, टच नहीं किया अभी, जस्ट टच करने वाला है बस, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हाफ mv² के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0। तो ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, यहां पे एग्जांपल लिया है फ्री फॉल का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है, सेम रहती है। कैसे सेम रहती है, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है। ठीक है, ये इसमें इस एग्जांपल में बताया गया है। तो किसी भी पॉइंट पे सपोज ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो आप इस पॉइंट पे चेक कर लो, इस पॉइंट पे चेक कर लो, इस पॉइंट पे चेक कर लो, गिरने से पहले चेक कर लो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो जोड़ होगा, जो सम होगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। सपोज इस पॉइंट पे आ जाते हैं हम, इस पॉइंट पे अगर आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी काउंट करोगे, काइनेटिक एनर्जी काउंट करोगे, उसकी एक वैल्यू आएगी, सपोज x आ जाएगी उसकी वैल्यू, या आप एक नंबर ले लीजिए, सपोज 100 जूल्स आ गई उसकी वैल्यू। फिर आपने इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया, पोटेंशियल एनर्जी भी है उसके पास, नीचे की तरफ गिर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों को आपने जोड़ दिया तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी भी कितनी आएगी, 100 जूल्स। तो फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट।
because when it is falling, its potential energy is decreasing and its kinetic energy is increasing. It means potential energy is getting changed into kinetic energy. और इन दोनों को जोड़ के कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी. इसके लिए एक टर्म भी यूज की जाती है. काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये फ्री फॉल का एग्जांपल आ गया यहां पे. ठीक है, आगे आता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की स्पीड. ठीक है, जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है, ए और बी नाम के दो बच्चे हैं, उनको 8 मीटर की हाइट तक चढ़ना है. ठीक है, दोनों चढ़ जाते हैं, दोनों का वजन भी सेम है, दोनों चढ़ जाते हैं. ए उस काम को करने के लिए 15 सेकंड लेता है, बी 20 सेकंड लेता है. अब वर्क डन तो दोनों के लिए बराबर है, वर्क डन बाय ए और वर्क डन बाय बी बराबर है. क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स बराबर है क्योंकि उन दोनों का वजन बराबर है. एस बराबर है क्योंकि उन दोनों ने 8 मीटर की हाइट चढ़ी है दोनों ने. तो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता वर्क, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं. इस केस में टाइम अलग अलग होने के बावजूद भी जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या है? सेम है. तो यहां पे एक नया कंसेप्ट आता है जो हमें वर्क डन की स्पीड बताता है कि काम कितनी स्पीड से किया जा रहा है. और उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड पावर. उसको कहा जाता है पावर. एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो काम को, उतने ही काम को कम समय में कर देता है. एक पावरफुल व्हीकल जो है वो उसी जर्नी को थोड़े समय में कंप्लीट कर देगा, जल्दी आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा. मोटर बाइक्स और मोटर कार्स में भी हम पावर की बात करते हैं कि ये काफी पावरफुल मोटरसाइकिल है, ये उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाती है. ठीक है, तो पावर का मतलब होता है, पावर जो होती है वो हमें बताती है वर्क डन की स्पीड कितनी है, काम कितनी फास्टली या कितनी स्लोली किया जा रहा है. तो पावर की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और इसकी यूनिट होती है वॉट, जिसको जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, उनको सम्मान देने के लिए इसकी यूनिट क्या रखी गई है? वॉट, WATT, जिसका सिंबल होता है कैपिटल W. अब आगे आता है 1 वोट की डेफिनेशन. अब ये मैं आपको शुरू में भी बता रहा था, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया 1 जूल वर्क की डेफिनेशन, 1 जूल एनर्जी की डेफिनेशन. तो ये एग्जाम में पूछी जा सकती है. और कई बार ये क्या करता है, 1 वोट की जगह यूनिट वोट पूछ लेगा, डिफाइन यूनिट वोट. तो वहां पे भी कोई फर्क नहीं होता, 1 की जगह बस यूनिट वर्ड लगा दीजिए आप अपनी डेफिनेशन में भी, वो यूनिट वॉट की डेफिनेशन हो जाएगी. ठीक है, तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर जनरेटेड इज सेड टू बी 1 वॉट. जब 1 जूल काम किया जाता है 1 सेकेंड में, तब हम क्या कहते हैं कि उस सोर्स की पावर कितनी है? 1 वॉट है. तो वॉट की दूसरी यूनिट क्या है? जूल पर सेकंड. ठीक है, वॉट का दूसरा नाम क्या है? वॉट को जूल पर सेकंड. वॉट बोल लो या जूल पर सेकंड बोल लो, दोनों की बात क्या है? एक ही है. तो कई बार आपसे मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है कि जूल पर सेकंड किसके इक्विवेलेंट होता है? बताओ किसके इक्विवेलेंट होता है? तो जाहिर सी बात है, जूल है वर्क का यूनिट, सेकंड है टाइम का यूनिट. तो वर्क डिवाइडेड बाई टाइम आप ऐसे निकाल सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम क्या बना? पावर. अगर आपको फॉर्मूले याद है तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको. तो आप बता देंगे हाँ भाई ये पावर को सिग्निफाई कर रहा है ये यूनिट, और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, आपको पढ़ाया गया है. तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. पावर की कुछ बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं. ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट या फिर 1000 जूल पर सेकेंड. ठीक है, जो पावर होती है किसी भी सोर्स की, वो टाइम के साथ बदलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है. अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग रेट ऑफ डूइंग वर्क जनरेट कर सकता है. इसलिए हम कई बार एवरेज पावर निकालते हैं. एवरेज पावर कैसे निकालोगे आप? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सिंपल सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला सेम वाला, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है, अब यहां पे इसने एक न्यूमेरिकल दिया है. 2 लड़कियां हैं, दोनों का वेट 400 न्यूटन है, दोनों 8 मीटर की हाइट तक चढ़ के जाती हैं. एक लड़की का नाम ए और दूसरी का नाम बी रख दिया. ए जो लड़की है वो 20 सेकंड्स लेती है, बी 50 सेकंड्स लेती है. तो पावर बताओ दोनों की. अब दोनों वर्क डन कर रही हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए. सपोज वर्क डन कर रही हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम. अब इस केस में जो वर्क डन है वो कौन सा वर्क डन है? पोटेंशियल एनर्जी वाला वर्क डन है वो.
क्योंकि वो हाइट तक जा रही है, इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी को जो है स्टोर कर रही है अपने अंदर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पहली लड़की के लिए mgh/t। m की वैल्यू आपको दे रखी है 400 न्यूटन्स, ठीक है। g साथ में दे ही रखा है आपको। देखिए जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर। और यहाँ पे उस लड़की का क्या दे रखा है आपको, वेट ही तो दे रखा है न्यूटन में। अगर मास दिया होता तो वो ग्राम या किलोग्राम में होता, यहाँ पे न्यूटन में दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, वेट दे रखा है। तो mg की वैल्यू आपको दे ही रखी है। h कितनी है, 8 मीटर। टाइम कितना है, 20 सेकेंड्स। तो जो गर्ल ए है वो कितनी पावरफुल है, 160 वॉट। दूसरी लड़की में भी सेम कंडीशन है, 64 वॉट आंसर आता है दूसरी लड़की के लिए। आगे आता है एक लड़का है जिसका मास 50 किलोग्राम है, वो 45 स्टेप्स की सीढ़ियां चढ़ता है, जिसमें 45 सीढ़ियां हैं, 9 सेकंड में चढ़ जाता है। एक जो सीढ़ी है वो 15 सेंटीमीटर की है, तो उसने कितनी हाइट तक चढ़ा, वो 15 मल्टीप्लाइड बाय 45। एक जो सीढ़ी है वो 15 सेंटीमीटर की है, उसने 45 सीढ़ियां चढ़ी। इसका मतलब उसने टोटल जो हाइट है, जो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 15 इंटू 45 यानी 675 सेंटीमीटर। 675 को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आएगा, 6.75 मीटर। ऑब्जेक्ट का वेट निकाल लीजिए, बॉय का मास दे रखा है ना, तो आप वेट निकाल दीजिए mg करके, कितना आ जाएगा 500 न्यूटन्स। अब की बार अब उसकी पावर निकालिए। पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला आपकी बार भी mgh ही लगेगा। mgh क्यों लगेगा, क्योंकि वो लड़का ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइट की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है उसके अंदर। तो 500 इंटू 6.75 डिवाइडेड बाई 9 यानी 375 वॉट इज द आंसर। आगे आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, वो तो वॉट है, लेकिन कमर्शियली हम एक अलग यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, जो थोड़ी सी अलग होती है। सॉरी, पावर की यूनिट होती है वॉट, तो एनर्जी की जूल होती है। जूल जो है वो काफी छोटी यूनिट है, इसीलिए हम एक और बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं कमर्शियली, जिसको कहा जाता है किलोवाट आवर। ध्यान दीजिएगा आप, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट है, ये पावर की नहीं है। दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर बट इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, जूल। कितने जूल्स के इक्वल होता है वो देखिए। पहले आप क्या कीजिए, पहले आप किलोवाट को वॉट में चेंज कीजिए। 1 किलोवाट आवर दे रखा आपको, तो इसमें कितना आ जाएगा 1000 वॉट आवर, क्योंकि 1 किलोवाट को वॉट में चेंज कर दिया आपने। 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं। आवर को सेकंड में चेंज कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3600 और 3 0 ये वाली वॉट सेकंड, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁶। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये क्या है, सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, किलोवाट को वॉट में चेंज कर दीजिए और आवर को सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलोवाट आवर यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी। ये जो किलोवाट आवर है, ये जो है ये आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जूल काफी छोटी होती है। तो अपने घरों में जब जो हम यूज करते हैं ना यूनिट, भाई हमने अब की बार तो हमारा बिल 100 यूनिट आया, अब की बार तो हमारा बिल 200 यूनिट आया। जब हम ये यूनिट वर्ड जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, अपने घर के बिजली बिल के लिए, वो यूनिट असल में किलोवाट आवर ही होती है। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कमर्शियल टर्म्स इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लो एक महीने में हम जो यूज करते हैं, जैसे नहीं बताया, यूनिट्स में हम उसको बोलते हैं। भाई अब की बार तो इस महीने तो हमारा 200 यूनिट का बिल आ गया है, इस बार तो बिजली कम लगी, 50 यूनिट का ही बिल आया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट वर्ड है वो किसको सिग्निफाई करता है, किलोवाट आवर को सिग्निफाई करता है। आगे आता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वॉट का, 6 घंटे डेली चलाया जाता है उसको, ठीक है। तो बताओ कितनी यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा। मैंने अभी बताया यूनिट का मतलब किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में निकालनी है आपको। तो वॉट को किस में चेंज कर दोगे, किलोवाट में 0.06 किलोवाट 1000 से डिवाइड कर दिया। टाइम 6 घंटे है ही, तो एनर्जी कैसे निकालोगे, पावर मल्टीप्लाई टाइम। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया, मैं आपको बताता हूं कहां से आया। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था P इज इक्वल टू W/T, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। वर्क डन और एनर्जी, इन दोनों की यूनिट भी सेम होती है और इनकी वैल्यू भी इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि जो भी हम वर्क डन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसकी एनर्जी बन जाता है।
एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन की जगह हमने एनर्जी पुट कर दिया, टी को उधर ले गए, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर को और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर विल बी 0.36 किलोवाट आवर या फिर 0.36 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से वैल्यू मिली, आपको अच्छा लगा, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके डिवाइस तक। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।